कल मैंने कुछ होमवर्क में दिया था आपको ग्राफ बनाने के लिए, जिसका आप बनवाना चाहते हैं आप बताइए, मैं बना दूं। नहीं नहीं, पूछ लीजिए, कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। जैसे कल एक बच्चा, उसको काफी प्रॉब्लम थी, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कौन है, हाथ उठाइए। आप हैं। थोड़ा क्लियर हुआ अब पहले से? हमने क्लासेस डाल दी थी तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए गुड, ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे तो एक एक चीज समझ में आएगा। चूंकि टर्म यहाँ पर नए नए हैं आपके लिए, इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना होगा, नहीं करेंगे तो कोई समझा नहीं पाएगा आपको, पहली बात। और बहुत ही स्लो मोशन में हर एक चीज क्लियर करते हुए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई डाउट छोड़ नहीं रहा हूं। अब इसके बाद कोई और पूछे, दो चार पूछ लीजिए, करा दूं मैं टेबल बना के। कौन सा? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स का, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारा क्या बनेगा, टेबल बनेगा। कहीं मॉड एक्स वाली बात आ गई, मॉड लग गया तो हम वैल्यू नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे और जीरो भी लेंगे, क्योंकि मॉड एक्स इन तीनों वैल्यू पे डिफाइन होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? इसलिए तीनों लेते हैं। केवल आप पॉजिटिव लेकर चाहे बना लें या नेगेटिव लेकर बना लें तो नहीं बना सकते, घूमना चाहिए ना, आपका लाइन घूमेगी, इसलिए अनिवार्य है, ठीक है। समझिए ध्यान से। अभी अगर हम x की वैल्यू यहाँ एक ले लेंगे, टेबल बनाना सीखिए। किसने पूछा है ये? आपका टेबल प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में क्या? अच्छा, डाउट था, हमें लगता है टेबल में ही डाउट होगा और किसी चीज में डाउट नहीं होगा। तो लाइन चली गई है आपकी एक्सिस से ही, उसी में डाउट हो गया है क्या? चलिए देखिए, तो x बराबर अगर हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं, एक, तो y बराबर क्या आएगा? श्योर है दो आएगा। x बराबर अगर हम जीरो लेते हैं तो y बराबर जीरो आएगा, श्योर है। x बराबर अगर माइनस एक लेते हैं तो y बराबर जीरो आएगा। आ रहा है समझ में? अगर x बराबर हम माइनस दो लेते हैं तो y बराबर अभी भी क्या आएगा, जीरो आएगा, सही है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, लीबोलन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, हर एक बच्चा देखे। एक दो तीन, एक दो तीन, माइनस में एक दो तीन, प्लस में एक दो तीन, माइनस में। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट हमने बनाया है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2 है ना, यहाँ x है और ये y है। 1,2 है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि x पे एक चलना है और तो y पे दो चलना है। तो x पे एक चल लीजिए, y पे कितना चल लीजिए, दो चल लीजिए। ये आ गया समझ में? यहां ये पॉइंट जो होगा ये 1,2 है, ठीक। अगला एक पॉइंट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो 0,0 कहां रहेगा, मूल बिंदु पे ही रहेगा, यहीं रहेगा 0,0। x भी जीरो और y भी जीरो, यहीं रहेगा ना मूल बिंदु पे। अब देखिए अगला पॉइंट है -1,0, -1,0, इसका मतलब क्या, x पे चलना है -1 और y पे कितना चलना है, जीरो, तो यहीं पर ये पॉइंट मिलेगा -1,0। फिर क्या है, -2,0, एक अगला पॉइंट है, यानी कि x पे चलेंगे -2 और y पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा -2,0। तो आपका जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे होगा, इस पे चला गया ये, ठीक है। ये है, ऐसा ही बना था आपका भी, सेम बना था, ठीक। पॉइंट क्लियर हो गया ना कैसे ये सारे आ रहे हैं। x बराबर एक रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं और -2 रख रहे हैं। -2 ना भी रखते तो काम हमारा हो चुका था, ठीक है। प्लस माइनस और जीरो तो रख ही लिए थे, इतने पे भी हमारा काम हो जाना था। क्या सभी मान? नहीं नहीं बनेगा, क्यों? स्वामी विवेकानंद सब बना रहे थे,
हो सकता हो कंफ्यूज हो गया हूं, विवेकानंद से हम पूछ लेंगे। होता है ना कभी कभी चीजें दिमाग से उतर जाती है, चूंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, होता है कभी कभी वहां भीड़ ज्यादा रहती है और एक ही साथ कई लोग पूछने वाले होते हैं, तो कभी कभी डाउट में टीचर आ जाता है। बाकी ये सबको पता रहता है, उनको भी पता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके स्टूडेंट तो हमारे ही हैं, मैंने स्पष्ट स्पष्ट समझाया है उनको भाई। ठीक है, चलिए, होता है कभी कभी दिमाग से चीजें निकल जाती है। आपके दिमाग से नहीं निकल जाती क्या कभी कभी चीजें? वो भी इंसान है भाई, किसी के भी दिमाग से कभी भी कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, हो गया बच्चों, वो लेना जरूरी है क्योंकि डिफाइन ही है आपका। मैंने बताया था मॉड एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे, मतलब इक्वल टू जीरो भी और ग्रेटर देन भी, यानी कि जीरो भी लेना है और पॉजिटिव भी लेना है, और एक्स लेस देन जीरो पे। ये जब दो लेंगे तभी आपका ये डिफाइन होगा। आ रहा है समझ में? तभी ऐसा बनेगा। अब देखिए, और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, दो वैल्यू? क्या दो वैल्यू? नहीं, एक जीरो लीजिए, मैंने क्या बताया था, डिफाइन है वहां जीरो पे तो जीरो लेना जरूरी है। वन और जीरो पे नहीं बना पाएंगे, वन और जीरो पे बनाएंगे तो केवल कहां तक रहेगा, आपको यही एक इतना ही दिखेगा केवल, बस। आप आगे कह दे वन और जीरो लेंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा और आप इसको आगे बढ़ा देंगे। वन और जीरो पे बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और इसको क्या करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आप नहीं बढ़ाएंगे। भाई वन जीरो पे ये मिला तो आपको लगेगा अच्छा ये पक्का इधर जाएगा, गलत हो गया। लाइए, क्या है बाबू आपका क्वेश्चन, क्या है? बना दे रहा हूं, क्या है? x इक्वल टू माइनस मॉड वाई पहले पूछा गया है विजय जायसवाल द्वारा, बना दे रहा हूं, और आपका भी इसी से मिलता जुलता है, उसको भी बना देते हैं। हो गया बच्चों ये? अब इसमें अगर +2 कर देंगे तो ये यही ग्राफ उठ के यहां से आ जाएगा। आ रहा समझ में? दो ऊपर उठ जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ। आ रहा समझ में? ये किसका है? ये है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस x प्लस 2 का। आ गया समझ में? ये ऊपर, दो ऊपर उठ जाएगा, बस दो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बना के देखिएगा, शायद दिया भी होगा हमने, ये दिया था ना, यही बन रहा होगा, दो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तीन दिया था तो तीन पे शिफ्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बन ऐसे ही रहा होगा तीन वाला। क्लियर है सबका? बना कि बना दूं टेबल बना के? आ गया है? क्लियर है? देखिए, अब किसी बच्चे ने पूछा है कि बनाइए x इक्वल टू मॉड वाई माइनस मॉड वाई। अब इसमें हमें y वाले मान रखने पड़ेंगे। किसके मान रखने पड़ेंगे? y के ही मान रखने पड़ेंगे। ये x है, ये y है। y का मान नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो रखेंगे। जिसके साथ मॉड लगा है उसी के तीन मान रखे जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो y का मान सबसे पहले क्या रख लें? एक रख लें। श्योर है? y का मान क्या रख लें? एक। तो x का मान क्या आएगा? -1 आएगा ना, माइनस मॉड 1, तो -1 ही तो हुआ, माइनस तो बाहर है, बाहर से रहेगा तो लगा ही रहेगा, -1 आएगा। अगर आप यहां 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर आप यहां -1 रखेंगे 1 आ जाएगा, -1 ही आएगा। मॉड -1 की वैल्यू 1 हो गई और पहले से माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा? -1 होगा। हर एक बच्चा पीछे तक देखे, नए बच्चे भी समझें। नए बच्चों की स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। वहां से नया बैच और अच्छे से स्टार्ट होता है, एकदम फ्रेश न्यू बैच। ठीक है, मेंसुरेशन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री चलनी है। ट्रिग्नोमेट्री चलनी है ना? मेंसुरेशन चला था लॉकडाउन से पहले, ठीक है, उसको लॉकडाउन में कंप्लीट किया था हमने। जिनका मेंसुरेशन छूट गया है वो दूसरे बैच में कवर कर लें। इस बैच के जो भी बच्चे हैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाए थे वो दूसरे बैच में जाके कवर करें, जिसमें मेंसुरेशन चलने वाली है 11:30 बजे, उसमें चलेगी मेंसुरेशन। ठीक हो गया? इतना तो हमारे लिए पॉइंट पर्याप्त है। बना लूं? आइए चलिए देखिए, बच्चों ये एकदम आसान तरीका होता है, हाई स्कूल वाला मेथड है, एकदम सिंपल है। टेबल बनाकर बहुत समय भी नहीं लगता। टेबल बनाने में कितना टाइम लग रहा है? तुरंत एक ग्राफ फिगर खींच सकते हैं, आइडिया पता चल जाएगा ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसा होगा। x पे -1 तो y पे 1, यानी कि -1, 1 वाला पॉइंट आपको प्लॉट करना है ऑन ग्राफ पेपर। क्या होगा?
-1 पे 1, ये है -1 ना, -1 पे 1 यहां आएगा ना, ये -1 पे 1 है। चलिए ठीक है, गंदा हो जाएगा। फिर 0 पे 0, फिर -1 पे -1, वेरी गुड। फिर -1 पे यहां आइए, -1 आ गया समझ में। तो ये आपका इस तरीके से किसका ग्राफ हो रहा है बताइए? x इक्वल टू माइनस मॉड y का ग्राफ हो रहा है। कोई समस्या किसी को? आप लोगों में से किसी ने कुछ और पूछा था? क्या पूछा था आपने? किसी ने कुछ पूछा था कि y x इक्वल टू माइनस मॉड y समथिंग कुछ प्लस माइनस करके पूछा था? क्या था? बोलिए बोलिए, खड़े हो जाइए। माइनस मॉड x -2, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बाबू, इसमें बनाया भी आप लोगों ने, ठीक है। उल्टा करके इसको 2 नीचे शिफ्ट कर दीजिए, दिखाता हूं मैं कैसे। इसी के टेबल यहां लेते हैं, यही ले ले टेबल। x है, y है, क्या रख दें पहले? 1 रख दें x का मान, x का ही मान रखेंगे ना, मॉड इसी में लगा हुआ है, तो 1 रखेंगे तो -3, 0 रखेंगे तो -2, और -1 रखेंगे तो -3। आइए बनाते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या है? 1, -3, तो 1 पर -3। अब सुनिए, 0 पे -2 और -1 पे ये हो गया। देख रहे हैं, मॉड x को उल्टा करके 2 नीचे कर दीजिए। मॉड x इधर से होता है, माइनस मॉड x इधर से होगा, -2 है तो 2 नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक, शिफ्टिंग पे ध्यान नहीं देना आपको, ध्यान आपको स्पेशली कहां देना है? इसके टेबल पे। टेबल कैसे फॉर्म हो रहा है? टेबल फॉर्म हो गया यानी कि उस लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, और पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो उसकी ग्राफ प्लॉटिंग सिंपल हो सकती है। फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, लाइन का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सही है बच्चों, आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इधर काम बच्चे बहुत ज्यादा है, पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी समझा तो सही रहा हूं। समझ में आ रहा है? बंद कैसे करना है? सुबह का बैच, कोई काम नहीं है हमारे पास, लेकिन काम ना होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं चलता, दिमाग चलता ही रहता है, काम में ही रहता है। चलिए देखिए, हो गया ये। अब मुझे नहीं लगता किसी को कुछ इसमें पूछना होगा। क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ बनाना चाहता है बच्चा। तो x इक्वल टू किसी एक की वैल्यू अगले के पद में निकाल लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 - 2y। टेबल बनाए, यहां पर आप कैसा भी मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये x है, ये y है, हम y का मान रखेंगे, ज्यादा आसान है हमारे लिए y का मान रखना। y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा, y का मान अगर 2 रख लिए तो x का मान 0 आ गया। केवल इतने पॉइंट से ही हमारा काम चल जाएगा। y का मान 3 रख लिए तो x का मान -2 आ जाएगा। बस बहुत है, बहुत है इतना। चलिए आइए देखिए, यहीं बना देते हैं। 2 पर 1, 2 पर 1 यहां, फिर 0 पे 2, 0 पे 2 मतलब यहां, फिर -2 पे 3, -2 पे 3, ये ना -2 3, मिला दीजिए, हो गया। ये है बालक आपका रिजल्ट, ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, हो गया। अब चलिए आ जाइए, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन, असमीका का ग्राफ। हाँ, क्या है? y बराबर माइनस मॉड
ये नहीं होता कोई ग्राफ। आ गया समझ में? दोनों y नहीं होते इक्वेशन फॉर्म होता है तो x और y में फॉर्म होता है, कहीं कहीं आपका क्या होता है, x नहीं होता। आया समझ में? कहीं कहीं y नहीं होता। ठीक, ये कोई इक्वेशन नहीं है। क्यों तेलियरगंज? ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या है। मॉड x प्लस एक्स प्लस 3 का y बराबर ना, यही है ना? हाँ तो y बराबर ही रहेगा ना, और क्या रहेगा? यही रहेगा। बच्चे ने पूछा है, लीबोलन का बालक है। अभी अभी किसी ने हमसे पूछा था y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, हमने तो वो बता दिया। जब वो बता दिया तो मॉड 3 भी, सॉरी प्लस 3 भी वही है, सेम है। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? 1 2 3, ये 3 है ना, यहां पर 3 ऊपर शिफ्ट होकर बनेगा, ऐसे ही बनेगा आपका। तो हमें लगता है लीबोलन वाले क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके टेबल बनाने में डाउट है, बना ही देना टेबल, जब तक आप से हम पूछेंगे समझाएंगे तब तक टेबल बन जाएगा। एक, सॉरी ये क्या है, x है ना। देखिए क्या है बच्चे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 5 आ रहा है, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर, x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर 3 ही आ रहा है, और x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर 3 ही आ रहा है। यही बनेगा ग्राफ आपका, बना के देखिएगा लीबोलन वाले। हो गया। अब बस, हाँ कुछ भी मॉड कुछ भी लगा लीजिए, मॉड के अंदर मॉड लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या मतलब है उतना सब करने का, इतने से काम आपका पर्याप्त ढंग से चल जाएगा। ठीक है, चलिए। यस, जेड वाली चीज आपको नहीं पढ़नी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आ गया समझ में? आइए चलिए देखिए, बस आपको 2 वेरिएबल एक्स और वाई में देखना है। आइए, अब कोई क्वेश्चन नहीं इस पे, आप लोग खुद करें, अब खुद से प्रैक्टिस करें और कर लेंगे। अब लिखिए ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन। असमीका का ग्राफ। जैसे देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स, क्या है ये, क्या है ये, एक समीकरण है। y इज इक्वल टू क्या है, x, ये एक समीकरण है। इसका ग्राफ अगर बनाने जाएंगे तो यही बनेगा, श्योर है? तो ये समीकरण का ग्राफ है, आपने बना रखा है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन बच्चों हमें समीकरण की बात नहीं करनी, हमें असमीका की बात करनी है, इन इक्वेशन की बात करनी है। तो अलजेब्रा में हमने आपको बताया है इन इक्वेशन, उसके लिए ये सब सिंबल प्रयोग होते हैं, ये सब सिंबल प्रयोग होते हैं। ये 4 सिंबल हैं जो असमीका के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये 4 सिंबल हैं, असमीका में यूज होते हैं। तो अगर यहां पर हम ग्रेटर देन लगा दें और इक्वल टू लगा दें x, तो क्या स्थिति होगी यहां पर बच्चों? देखिए, मतलब y का मान या तो x के बराबर है या तो x से बड़ा है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो भी ग्राफ बनता है वो तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स का बनाते ही बनाते हैं, फिर उसका क्षेत्र निर्धारित करते हैं, क्षेत्र। ठीक है, आपको पता है कि y इज इक्वल टू जो आपने x बनाया था वो ऐसे बनता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ऊपर उठ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ऊपर उठ जाता है। उठता है कि नहीं? लगातार क्या होता है, और ऊपर उठता है। क्लियर हो रहा है ये बात? आ रही बात समझ में? तो बच्चों देखिए, अगर इसका मान लगातार इससे बढ़ता जाएगा, x का मान जैसे मान लीजिए 5 था या कोई वैल्यू थी, अभी और बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो y लगातार इससे x से बड़ा ही तो हो रहा है, x का कुछ भी मान रहे। आया समझ में? फिर y का मान अगर उस मान से बढ़ रहा है, उस मान से बढ़ रहा है, जो भी मान है, तो निश्चित रूप से जो ग्राफ आपका बनेगा वो सब इसके क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। y आपका अगर x से बड़ा है, सुनिएगा, तो x प्लस 1 से भी बड़ा होगा, x प्लस 2 से भी बड़ा होगा। आ रहा है समझ में?
x -1 से भी बड़ा होगा होगा x -2 से भी बड़ा होगा। समझिए ऐसा हो रहा है कि नहीं, समझिएगा इस चीज को देखिएगा। जो आपका y का मान है वो किससे बड़ा है, x से अगर बड़ा है तो x +1 से बड़ा होगा कि नहीं, x +2 से बड़ा होगा, x +3 से भी बड़ा होगा, लगातार इन सब से क्या होगा, बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो ग्राफ कहाँ उठता जाता है, ऊपर। तो इसीलिए इसका एक क्षेत्र निर्धारित होता है इस तरीके से लाइन खींचकर। अगर कहीं केस आपको दिखाई दे रहा है, समझिएगा बच्चे, अगर कहीं केस आपको दिखाई दे रहा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू x का, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x का अगर फिगर दिखा कहीं भी, तो जो उसका क्षेत्र होगा वो एबव द लाइन होगा, एबव द लाइन होगा। आ रही बात समझ में। अगर ये कंडीशन डाल रखा है, दिया है, तो अगर ऐसा है तो जो इसका क्षेत्र होगा, ये तो रेखा का समीकरण हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का सबको पता है। दो चीजें इसमें होती है असमीका में, एक तो रेखा का समीकरण हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका उसका रीजन, रीजन यानी कि क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या होगा बताइए, वो होगा एबव द लाइन, यानी कि रेखा के ऊपर होगा। मतलब जो भी इक्वेशन आपके बनने वाले हैं जिसमें स्थिति ऐसी हो कि y आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू x की कंडीशन दिख रही है, तो जो भी बनेगा वो क्या होगा, एबव द लाइन ही बनेगा। अब जो भी इक्वेशन इसमें बनने वाले हैं इस स्थिति में वो क्या होंगे, इसके ऊपर ही होंगे। तो लिखिएगा असमीका वाले प्रश्न में सबसे पहले रेखा का समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसका क्षेत्र रीजन REGION, असमीका वाले प्रश्न में सबसे पहले रेखा का समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसका रीजन यानी कि क्षेत्र। क्षेत्र को शेड करके दिखाया जाता है, क्षेत्र को शेड करके, शेड शेड SHADE, शेड करके दिखाया जाता है। यदि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो, तो क्षेत्र रेखा के ऊपर होता है, क्षेत्र रेखा के ऊपर होता है। ठीक हो गया, फिगर बना लीजिए, इसका है ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू x का, ये इसका है। सभी लोग फिगर बना लें, हर एक बच्चा ध्यान से देखे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x का फिगर है ये। कोई डाउट किसी को? ये देखिए शेड है, यहाँ शेड लगा हुआ, ये शेडेड पार्ट ही है, कहीं कहीं एकदम डार्क होता है, हमने एरो एरो से दिखाया है शेड करके। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चलिए इसके बाद लिखिए, यदि y लेस देन और इक्वल टू x हो तो, ठीक है, इसमें क्या होता है, लेस देन है बच्चे, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इसका क्षेत्र कहां दे देंगे, हो गया। यदि y लेस देन और इक्वल टू लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा, इक्वल टू लगाइए, y इज लेस देन और इक्वल टू x हो तो क्षेत्र रेखा के नीचे होता है।
क्षेत्र रेखा के नीचे होता है। ठीक, यदि केवल ग्रेटर देन और लेस देन इन इक्वेशन साइन का प्रयोग किया गया हो, यदि ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और लेस देन साइन का प्रयोग किया गया हो तो हम रेखा को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। रेखा को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं, सॉलिड लाइन द्वारा नहीं। ये सॉलिड लाइन हो गई, ये इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड लाइन बोलेंगे। ठीक, अगर यहां डॉट 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 इस रेखा के बदले लगा दे तो वो क्या हो जाएगी? डॉटेड लाइन हो जाएगी। ये सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन द्वारा नहीं। सॉलिड मतलब ये लाइन खींच दिया, ये सॉलिड लाइन है। यही डॉट 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 लगा दिया तो ये डॉटेड लाइन हो गया। बोल चाल के हम लोग की भाषा है। ठीक है, सॉलिड लाइन समझ रहे हैं ना, सॉलिड लाइन। अब ये नहीं कहेगा सर सॉलिड यहां कैसे आ गया 2D में। बोल चाल की एक भाषा है हम लोग की कि सॉलिड लाइन द्वारा दर्शाते हैं। चलिए आगे देखिए, फिगर इन दोनों का मैं बनाने जा रहा हूं। फिगर इन दोनों का बनाऊंगा। देखिए जैसे कहीं लिखा है y इज ग्रेटर देन x, इसका ग्राफ जो होगा डॉट 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 चलेगा। ये आ गया समझ में? मतलब y इज इक्वल टू x नहीं लेना है इसमें, मतलब ये रेखा नहीं होगी, ये रेखा यहां पर नहीं होगी, समझिएगा। आ रहा है समझ में? कौन सा? केवल इसका क्षेत्र निर्धारित होगा। इससे क्या होगा? केवल क्षेत्र निर्धारित होगा। तो चूंकि ग्रेटर है तो आपका क्षेत्र जो होगा, रीजन जो होगा, एबव द लाइन होगा, रेखा के ऊपर होगा। देख लीजिए यहां डॉटेड लाइन दिखाया मैंने, ये सॉलिड लाइन नहीं है आपकी, ये क्या है? डॉटेड लाइन है। ये असमीका का ग्राफ इस तरह से बनता है। चलिए आइए, हो गया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हमें बनाना है y लेस देन x, इसका बनाना है। तो पहले तो डॉटेड लाइन बना लीजिए, बना लिए। और चूंकि ये लेस देन x है तो क्या होगा? आपका जो रीजन होता है बिलो द लाइन होता है, रेखा के नीचे होता है। ये डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन नहीं है। तो ये हो गया। यही 4 चीजें हैं इसमें। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस पर। रेखाएं, ये तो एक मानक हमने दिखा दिया समीकरण। ठीक है, अब और भी कई सारी रेखाएं हैं जिसमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली स्थिति दी जाएगी आपके एग्जाम में। ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली स्थिति दी जाएगी, आपको दिखे। यही केवल 4 चीजें होती हैं। आप समझ गए? ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो जो रीजन होगा, रेखा का समीकरण पहचानना वो तो बहुत आसान काम है, वो तो पहचान लेंगे आप। लेकिन रीजन किधर है, ऊपर है कि नीचे है, ये पहचानने के लिए आपको देखना होगा वहां पर कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x है कि आपका y लेस देन और इक्वल टू x है। उसी से आपका क्षेत्र निर्धारित होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो रहा है, इसका मतलब क्या? आपका रीजन किधर होगा? एबव द लाइन होगा, यानी कि रेखा के ऊपर। लेस देन और इक्वल टू है तो रीजन आपका बिलो द लाइन होगा, रेखा के नीचे होगा। आ गया समझ में? यस, दोनों बराबर हो गया तो बेटा वो तो इक्वेशन हो गया ना, वो तो पहले बना ही चुके, उसमें क्षेत्र की बात ही नहीं होगी, वो तो फिक्स हो गया ना, एक इक्वेशन है, उसमें और कुछ नहीं आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू लग गया मतलब इसमें आप और वैल्यू लेते जाएंगे और इक्वेशन बनेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, इन 4 चीजों को पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये टाइप 2 की चीजें हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन पे डिस्कशन जो होगा पेपर में कैसे पूछा जाएगा मैंने दिया भी है, और मैं इसको डिस्कस कराऊंगा कल। ठीक, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को टाइप 3। अभी इसमें और वर्क कर लीजिए ना, इसमें जहां जहां डाउट हो उसको पूछिए। और हमने सीएल में दे रखा है क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं टाइप 2 के। पीएस में भी है टाइप 2 के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन, सीडीएस के और एसएससी के। कराऊंगा टाइप 2,
पहले इसमें और ग्राफ पे थोड़ा काम कर लीजिए आप लोग। अब हमारा काम नहीं है, आपका काम है। जहां डाउट होंगे वहां कल क्लियर करूंगा मैं। आज मैं अब एक नया टाइप शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना। मुझे लगता है कि एक पेज बस छोड़ दीजिए आप लोग, एक पेज छोड़ दीजिए बस। टाइप 2 के लिए एक पेज क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक। टाइप 3 पे आ जाइए। क्वेश्चंस करने के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, अगर फेयर आप लोग कर रहे हैं तो। रफ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रतिबिंब अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कोई बिंदु है 2,3, इसका x बराबर 2 के सापेक्ष बने प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करिए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो पहले छोटे लेवल का सवाल शुरू करेंगे। ओरल होता है, 2 सेकंड में ये क्वेश्चन लगते हैं। एक सवाल मैं आपको टाइप 3 में दे रहा हूं, खुद से दे रहा हूं। टाइप 3 में x अक्ष के क्वेश्चन है आपका, x अक्ष के सापेक्ष बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट है मान लिया 3,5 के प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें, करें ना। फाइंड द बिंदु P 3,5 के प्रतिबिंब का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P ब्रैकेट में 3,5 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष, इंग्लिश में लिखना है तो लिख दीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट P 3,5 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। हो गया, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। तो करना क्या है बाबू, देखिएगा यहां पर ये है आपका x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ये पॉइंट्स आप बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में है। अब सुनिए, ये बिंदु है कहां, P 3,5, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, कहां गया बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक, यहां आ रहा है ना, यही बेटा 3,5 है, ठीक। तो इसमें करना क्या है आपको, इसका प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब किसके सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष। तो x अक्ष हमारा मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर का। मिरर यानी कि दर्पण का काम करेगा, ठीक है। वो भी समतल दर्पण का काम करेगा, प्लेन मिरर का काम करेगा। इसी के सापेक्ष हमें इस बिंदु के प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको एक बात पता होगी, जीएस की भी बात है, साइंस में पढ़ाया जाता है जीएस वाले सेक्शन में। अगर आप 2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, सॉरी क्या होता है, दर्पण यानी कि मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका इमेज कहां बनेगा, उस दर्पण के अंदर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कि आपसे आपके इमेज की जो दूरी होगी वो 4 मीटर हो जाती है। आया समझ में, ये फिजिक्स की बात है, जानते हैं ये बात आप। वही चीज यहां भी लागू होगी। आपका ये अगर मिरर हो गया तो आप यहां से कितनी दूरी पर हैं, कितनी दूरी पर हैं, 5 दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा, कितनी दूरी पर है, 5, 3 कौन कह रहा है। इस x अक्ष से आप कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट जो P है कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है। तो इसका इस पॉइंट P का प्रतिबिंब जो P डैश होगा वो कहां बनेगा, इसके अंदर 5 दूरी पर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 यहां बनेगा बाबू, ये P डैश हो गया। तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 3,-5 होगा। क्या होगा, 3,-5। यहां 3,5 आपने बनाया था, लेकिन अब इसका जब प्रतिबिंब लेंगे तो ये मिरर का काम कर जाएगा। किसका काम करेगा, मिरर का। तो जितनी दूरी पर इस एक्सिस से ये पॉइंट P होगा उतना ही अंदर इसके प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
प्रतिबिंब P डैश हो गया, तो P डैश का जो पॉइंट होगा कहां आएगा, यहां आएगा। समझिए कितनी दूरी पर, 5 की ही दूरी पर। तो यहां से ये पूरी दूरी कितना गिन लिया आपने, 5, 1 2 3 4 5, इसके सामने ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,-5। चूंकि ये नीचे आ रहा है तो साइन किसका चेंज हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है आपकी 5 थी, इसको कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट में, -5 लिखेंगे। तो इस बिंदु का यानी कि जो प्रतिबिंब वाला बिंदु है, जो इमेज फॉर्म हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट होगा 3,-5। आ रहा समझ में, 3,-5। किसी के मन में कोई डाउट? ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मैं सिखा रहा था प्रतिबिंब है क्या। क्या है प्रतिबिंब, आप जिस भी लाइन से आपको लेना है, जिस भी लाइन से, यहां तो ये लाइन आपकी एक अक्ष है, तो उसी को हम दर्पण मान लेंगे, मिरर मान लेंगे, प्लेन मिरर। तो जितनी दूरी पर वो पॉइंट आपका स्थित होगा, उतना ही अंदर दूसरे साइड में उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। चूंकि यहां पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इस बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष ही प्रतिबिंब बनाना है और उस प्रतिबिंब का आपको निर्देशांक बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बिंदु एक्स से कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर है, तो 5 ही अंदर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक, किस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो बहुत खास बात है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जिस भी अक्ष के सापेक्ष या जिस भी अक्ष के समांतर रेखा के सापेक्ष, दोनों बातें हैं, जिस भी अक्ष के सापेक्ष या जिस भी अक्ष के समांतर रेखा के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसका वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। वो वाला मतलब एक्स अक्ष है तो एक्स कोऑर्डिनेट प्रभावित नहीं होगा। आया समझ में? अगर इसको हमें वाई अक्ष के सापेक्ष लेना होता तो इस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट प्रभावित नहीं होता, यहां एक्स कोऑर्डिनेट प्रभावित नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट आपके रियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या है, 3 है। तो आपका जो इमेज फॉर्म हुआ है उसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। 3 पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट जो है यहां है, तो जस्ट इसके अपोजिट भी आपका इमेज फॉर्म होना है, मतलब सीधे इसके सामने। ये पॉइंट इधर उधर नहीं शिफ्ट हो सकता। एक्स आपका क्या है, इधर उधर वाली ही तो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी है, 3 फिक्स रहनी है। 3, ये बिंदु यहां से 3 दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहां से कितनी दूरी पर होगा, 3 ही दूरी पर होगा। ये नहीं बदलता। ऐसा थोड़ी है कि यहां आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है। आया समझ में? परावर्तन है बच्चे, आ गई बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। तो जस्ट इसके सामने ही आना है, जस्ट इसके कहां आना है, सामने ही आना। सामने खड़े हैं, सामने ही बनेगा। ये नहीं कि दाएं बाएं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दाएं बाएं नहीं होगा यहां पर। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। खैर आज नहीं, कल नोट भी लिखा होगा इसका, कि जिस भी अक्ष के सापेक्ष या जिस भी अक्ष के समांतर रेखा के सापेक्ष हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु मतलब जो आपका वास्तविक बिंदु है, वास्तविक बिंदु का वो वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे अभी हमारा यहां सवाल हो जाता एक्स अक्ष ना हो के वाई अक्ष हो जाता, तो वाई अक्ष हो जाता तो अब ये नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे, वाई अक्ष हमारा ये है तो इसके सामने आएंगे। तो यहां तक ये क्या है बेटा, 3 है। 3 नहीं नहीं 3 लेना है, यहां 3 है ना, 1 2 3, अरे क्या था, अच्छा 1 मिनट, वो नहीं क्या है, 3,5 है ना। हाँ तो यहां से ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ये 5 यहां पर ये मिल रहा है, ये कितनी दूरी है, 3। कितनी दूरी है, 3। तो यहां से ये कितना आएगा, 3 ही तो पीछे आएगा, 3 पीछे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, -3,5। किस पर प्रभाव नहीं पड़ा भाई, वाई कोऑर्डिनेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमें किसके सापेक्ष प्रतिबिंब बनाना था, वाई अक्ष के सापेक्ष बनाना था। तो हमारी बात खास तौर से दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस भी अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण दिया हो उसके सापेक्ष आपको प्रतिबिंब निकालना हो, या किसी अक्ष के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब आपको निकालना हो, उसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो, तो जो रियल पॉइंट है, जो वास्तविक बिंदु है, उसका वो वाला कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आ रहा समझ में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है।
बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हुई? हो गई नहीं ये बात क्लियर? तो मतलब बच्चों अगर हमें बोल दे कि 7,4 का x अक्ष के सापेक्ष बने प्रतिबिंब के बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो कैसे होगा? 7, -4, 7 x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और सुनिए इसका शॉर्टकट भी है, फिगर तो हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। जब आपका x अक्ष या y ही अक्ष लेना है, इसी के सापेक्ष लेना है, तो परिवर्तित कौन होगा? केवल। अगर x अक्ष के सापेक्ष लेना है तो y परिवर्तित होगा, और y अक्ष के सापेक्ष लेना है तो x परिवर्तित होगा। और परिवर्तन में क्या होता है? केवल साइन चेंज होती है। केवल क्या होती है? यहां पर साइन चेंज होगी। इस क्वेश्चन में केवल क्या होती है? साइन चेंज होती है। तो यही इसका शॉर्टकट है। जैसे मैं पूछ लूं -3,5 का y अक्ष के सापेक्ष, -3,5 का, सुन लीजिएगा, y अक्ष के सापेक्ष बने प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, -3 का +3 हो जाएगा, और y तो अपना y रहेगा ही, वो फिक्स है। -3, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2-4 सवाल और पूछ लूं मैं आप लोगों से, देखिएगा। जैसे इसका बताना है 0,5 का, 3,0 का, -10,8 का, और x अक्ष पे भी बताना है और y अक्ष पे भी बताना है, दोनों पे बताना है, x पे भी y पे भी। और बोलिए 23,509 आ रहा है समझ में? इस तरीके से x पे भी बताना है, y पे भी बताना है। मैं पूछूंगा, चलिएगा भाई, 0,5 का आपको बताना है x अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा? x अक्ष के सापेक्ष चाहिए तो क्या हो जाएगा? 0,-5। x अक्ष के सापेक्ष चाहिए तो x वाला कांस्टेंट, y वाले की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो -5। और y अक्ष के सापेक्ष लेना है 0,5 ही रहेगा, मतलब ये यही रहेगा, नहीं बन पाएगा प्रतिबिंब। आ रहा है समझ में? प्रतिबिंब इस पे नहीं बन पाएगा। दिखा दूं जरा इस पे मैं, 0,5 है कहां भाई? 0,1 2 3 4, यही है ना 0,5। अब कह दे कि y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बनाइए, तो y अक्ष तो यही है ना, तो y अक्ष पे ही है, तो कहां जाएगा नाचेगा? बताइए, कहीं जाएगा? कहीं इसका कोई काम ही नहीं है, ये यही रह जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनना। हाँ, लेकिन अगर किसके सापेक्ष बोल दे? x के, ये x है तो ये उठ के यहां जरूर आएगा, 1 2 3 4 5, तो 0,-5 पे जरूर आ रहा है बच्चों, समझिएगा इस चीज को। ये यहां से उठ के यहां आएगा, जितनी दूरी पर ये पॉइंट है मूल बिंदु से, उतनी ही दूरी पर नीचे बनेगा ये पॉइंट। इसका प्रतिबिंब का निर्देशांक यही होगा 0,-5। तो क्या सीखे हैं आप अभी तक? जिस भी अक्ष के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो जो भी अक्ष है उसका कोऑर्डिनेट टच नहीं होगा, उसका कोऑर्डिनेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 3,0 की बात कर लें, x अक्ष के सापेक्ष यही रहेगा, बहुत बढ़िया, 3,0 ही रहेगा। और y अक्ष के सापेक्ष बोले तो हाँ, -3,0, बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं पूछूंगा किसी से, आप बताइए भाई, खड़े हो जाइए। हाँ, -10,8 का x अक्ष के सापेक्ष बताइए। 10, -8, -10, बहुत बढ़िया। x अक्ष के सापेक्ष x वाला छोड़ दीजिए, केवल कौन चेंज होगा? हाँ, -8। 8 वाले का साइन केवल चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -8। अब सुनिए इसका, आप बैठिए, आप बताइए बाबू, इसका बताना है y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष बताइए। 10,8, आप क्या बोल रहे थे? -8 क्यों बोल रहे थे? y अक्ष के जब सापेक्ष लेना है तो y कोऑर्डिनेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने दिखाया आपको, आप लोग घर पे जाके इसको, मैं इसलिए पढ़ा दिया हूं कि घर पे जाके थोड़ा सा आप लोग इस पे वर्क करिएगा, कल आएंगे तो
आपका टाइप 2 भी क्लियर कर दूंगा, 10 से 15 मिनट का काम है टाइप 2 का, और ये मान लिया 45 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। कल ये टाइप 3 भी कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली। चलिए, आप बोलने में हो सकता हो गड़बड़ कर दी है, लेकिन जानते थे ना, सही बताइए। तो फिर इसका आंसर दीजिए। एक्स अक्ष के सापेक्ष, हाँ 23 कॉमा माइनस 509, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसका बताइए, वाई अक्ष के सापेक्ष चाहिए, क्या है, माइनस 23 कॉमा 509, सही है, वेरी गुड। आ रहा है समझ में? न्यू स्टूडेंट है क्या? कब से आ रहा है? हाँ, मतलब कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग से पढ़ रहा है ना? हाँ, मतलब कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग से पढ़ना है, गुड। चलिए, समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट। चलिए, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन कितनी होती है वो बताइए, और कौन कौन सी पूछ लूं, देखें बच्चे को क्या क्या तैयार है। बच्चों, एक छोटी सी बात अभी मैंने शुरुआत करी है, कल इसका अंत करूंगा। और सारे सवाल आप भाग क्यों रहे हैं? बैठिए, पूछने दीजिए सवाल हमको, बोलिए भाई। अगली क्लास में नहीं ले रहा हूं, अमित सर आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है? चलिए बोलिए बाबू। 3 कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक केस कौन होता है? बैठ जाइए, आप सुनते रहिए, आप बताइए। एक केस और होता है ना, 2 केस होते हैं, 2 केस और हैं, कौन सा है? बराबर c1/c2। ये कौन सा केस है? समपातिक, कौन साइड का केस है ना, कोइंसिडेंट होंगी लाइंस, मतलब अनेकों अनेक हल, अनंत हल मिलेगा। और एक केस और है, चलिएगा आप बता दीजिएगा। यस, बैठ के बताइए। बच्चे क्यों चिल्लाते हैं आप व्यर्थ का? चलिए बोलिए। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, ये कौन सा केस है भाई? हाँ, ये पैरेलल का केस है ना। ये 3 केस है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन इससे आता है। अगर उससे ना आया तो ग्राफ से आएगा, ग्राफ से ना आया तो इससे आएगा, आया समझ में? इससे ना आया तो एरिया से आएगा, और उसके बाद तो बहुत कुछ है जिससे आ सकता है। सब पढ़ाऊंगा, आपने